नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। महाराष्ट्र में वोटिंग के पहले बीजेपी के बड़े नेता के 5 करोड़ वाले कैश कांड का वो सच जो आपको नहीं पता, वो आपके लिए लेकर आया। विनोद तावड़े के पास पैसा मिलने की जो बात है, वो पैसा किसका, वोट खरीदने की बात की सच्चाई क्या निकली, महाराष्ट्र चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कल किसके लिए वोट पड़ने वाले। उधर यूपी उपचुनाव में हार का ऐसा डर कि अखिलेश अब बुरके के सहारे चुनाव जीतने पर आए हैं क्या, आज इसकी बात होगी। और बीजेपी ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया तो साधु संत भी कैसे खुला समर्थन करने आ गए, ये दिखाऊंगा। इसके अलावा मोदी ट्रंप की जोड़ी के लिए जाते जाते कौन सा नया संकट खड़ा कर गए जो बाइडेन। G20 में मोदी सबसे आगे, बाकी दुनिया पीछे। भारत के गजब रौले की तस्वीर आ गई है, वो आपको दिखाऊंगा। पुतिन आने वाले हैं इंडिया और मोदी ने युद्ध रुकवाने का प्लान तैयार कर लिया है क्या, इसका भी चैप्टर होगा। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में कैसे पकड़ा गया, अंदर की खबर क्या है। सबको धमकी देते लॉरेंस बिश्नोई को किसने जान से मारने की धमकी दे दी, मतलब लॉरेंस बिश्नोई को किसी ने जान से मारने की धमकी दे दी। और साथ ही बात होगी महाकुंभ से पहले साधुओं के बीच हाथापाई क्यों हो गई। 700 साल से चला आ रहा वो विवाद जिसे सुलझाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 और झारखंड में दूसरे फेज की 38 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इसके साथ 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी कल उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिनके लिए कल वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी का बकाया न चुकाने पर दिल्ली के हिमाचल भवन को नीलाम करने का आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सचिवालय को भी नीलाम करवा देगी। मणिपुर के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला लिया गया है। इन कंपनियों में कुल 5000 जवान होंगे जो राज्य सरकार की मदद करेंगे। कुल मिलाकर मणिपुर में अब 57,000 जवान तैनात होंगे। इस बीच इंफाल में बीजेपी के विधायकों, बीजेपी दफ्तर और मुख्यमंत्री के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही 7 जिलों में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने बड़ा फैसला किया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि बोर्ड में कार्यरत गैर हिंदू वीआरएस लें या ट्रांसफर ले लें। टीटीडी आंध्र प्रदेश का एक स्वतंत्र सरकारी ट्रस्ट है और तिरुपति मंदिर का मैनेजमेंट देखता है। एक्टर विक्रांत मैसी की चर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगी। इसका ऐलान खुद सीएम मोहन यादव ने किया। द साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड पर बनी है। खुद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। महाराष्ट्र में वोटिंग के पहले बीजेपी के बड़े नेता के 5 करोड़ वाले कैश कांड का वो सच जो आपको नहीं पता। विनोद तावड़े के पास मिला पैसा किसका है, वोट खरीदने के बाद की सच्चाई क्या निकली। महाराष्ट्र चुनाव में किसका पलड़ा भारी, कल किसके लिए वोट पड़ने वाले हैं। और यूपी उपचुनाव में हार का ऐसा डर कि अखिलेश अब बुरके के सहारे चुनाव जीतने पर आए हैं क्या। सबसे पहले इसका चैप्टर। कल फाइनल फेज की वोटिंग होने वाली है और लास्ट मिनट तक कोई रिलैक्स नहीं है। पूरा दम आखिर तक सब लगाए हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि सबके लिए यह चुनाव बहुत बड़ा रहने वाला है। गजब की टक्कर चल रही है नरेंद्र मोदी और इंडी गठबंधन के बीच। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी हाथ से गया तो फिर तो गई भैंस पानी। उधर नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी उपचुनाव जीतकर इंडी गठबंधन का चैप्टर एकदम से क्लोज ही कर दिया जाए। इस जबरदस्त फाइट से पूरा इलेक्शन धुआं धुआं हो रखा है। सच क्या है, झूठ क्या है, इस धुएं में किसी को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच महाराष्ट्र में वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले बीजेपी के साथ बड़ा कांड हो गया, जिससे इंडी गठबंधन में राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लॉटरी निकल आई।
लेकिन क्या वाकई ऐसा है, अभी आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता पर आरोप लग गए कि वो मुंबई के एक होटल में 5 करोड़ रुपए लेकर वोट खरीदने आए थे। इसी 5 करोड़ रुपए को लेकर राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे और ओवैसी तक सब राशन पानी लेकर बीजेपी पर चढ़ गए। लेकिन 5 करोड़ रुपए वाले इस कैश कांड का सच क्या है, जो आपको नहीं पता, वो हम बताएंगे। बीजेपी के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं विनोद तावड़े। उनके पास मिला, उनके कमरे, वो जहां बैठे थे जिस कमरे में, वहां जो पैसा मिला उसका सच क्या है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। महाराष्ट्र में कैश कांड को लेकर तूफान मचा है। इसी के साथ महाराष्ट्र में साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वोटिंग से ठीक पहले साधु संतों ने इंडी गठबंधन के तोते उड़ा दिए। बीजेपी ने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया तो साधु संत भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। उधर यूपी में ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को हार का ऐसा डर हो गया है कि बुर्के के सहारे चुनाव जीतने का प्लान बनाकर बैठे। यूपी उपचुनाव में वोटिंग से पहले बुर्का और लाल कार्ड पर बड़ा बवाल क्या है वो भी बताऊंगा। अखिलेश यादव क्यों चाहते हैं कि वोटिंग के दौरान बुर्का न उठाकर देखा जाए कि कौन वोट डाल रहा है। उस लाल पर्ची में क्या है जो अखिलेश यादव अचानक दिखाने लगे हैं, ये सब आपको आज बताऊंगा। लेकिन पहले बात महाराष्ट्र के कैश कार्ड की। ये बीजेपी का नोट जिहाद है। कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले इस कैश कांड का पूरा सच क्या है, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप मुंबई के एक होटल का यह वीडियो देखिए जो वायरल है। इस वीडियो में जो नेता आपको दिख रहे हैं वो बीजेपी के बड़े नेता महासचिव विनोद तावड़े हैं। बीजेपी में विनोद तावड़े का नाम बहुत है और होटल में विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी नाम की एक स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और आरोप लगाने लगे कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर आए थे और इन्हें अपने लोगों में बांट रहे थे ताकि इन पैसों से वोट खरीदा जा सके। यह आरोप लग रहा है। इसी बात को लेकर होटल में बहुत हंगामा कटा। कई घंटे तक विनोद तावड़े को इन लोगों ने घेरे रखा। वहां पर बहस होती रही, नारेबाजी भी होती रही। ये देखिए नोट लहराए गए कि देखो देखो नोट निकल आया। राजनीतिक दल के इन लोगों ने एक बैग से लिफाफा भी निकालकर दिखाया जिसमें 500-500 रुपए की गड्डियां दिखी और वो इन गड्डियों को लहराकर दिखाने लगे। इस हंगामे के बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। हंगामा और नारेबाजी रुकी नहीं। विनोद तावड़े को कई घंटे तक घेरकर इसी तरह से हंगामा चलता रहा। पहले आप देखिए कि वहां पर हुआ क्या, फिर आपको बताएंगे कि विनोद तावड़े कैसे इस होटल में पहुंचे, उन पर पैसे बैठने का जो आरोप लग रहा है उसका सच क्या है। लेकिन पहले उस कमरे में हुआ क्या, जरा उसको देखिए। अब ये वीडियो सामने आया तो तूफान मच गया। इंडी गठबंधन की तो बाँछें खिल गई, उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो। ताबड़तोड़ रिएक्शन आने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है, जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि तावड़े ने पूरे भारत में सरकारें कैसे बनवाई। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि क्या यही वोट जिहाद है, धर्म युद्ध है, क्या यही एक है तो सेफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में बीजेपी पैसे बांटने का काम पहले से कर रही है। यानी अभी पूरी खबर भी सामने नहीं आई थी लेकिन पूरी भड़ास इन लोगों ने निकाल दी। इसलिए हमने कहा कि हम आपको फैक्ट्स बताएंगे। विपक्ष के लिए बड़ा मौका है क्योंकि विनोद तावड़े कोई छोटा मोटा नाम नहीं, इसलिए विपक्ष भी जमकर इस पर बोल रहा है। यह मामला आज सुबह का है जब विनोद तावड़े मुंबई में विरार के एक होटल में गए थे। होटल में उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलना था, लेकिन वहां पर एक स्थानीय पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और आरोप लगाने लगे कि तावड़े ने होटल में कुछ महिला कार्यकर्ताओं को बुलाया था जिनके जरिए इलाके में नोट बांटे जाने थे।
जिस बहुजन विकास अघाड़ी के नेता और कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया उसका दावा है कि 5 करोड़ रुपए बांटने के लिए आए थे। सुनिए इस पार्टी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने क्या दावा किया है, फिर इस 5 करोड़ के दावे का सच बताऊं। मुझे बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने कहा था कि इस मतदार संघ में दोबारा मतदार संघ में 5 करोड़ बांटने के लिए आ रहे हैं। अभी उधर 19 लाख होटल में पकड़े, भर्ती तो अभी भी चल रही थी। देखते हैं आगे क्या होता है। होटल में कितना पैसा मिला कुछ? अभी 19 लाख ऐसा मैंने सुना और बाकी तलाशी चालू थी। आगे का क्या होता है मालूम नहीं। 5 करोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बांटने के लिए जाए। आपको मैं दिखाऊं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ सामान्य महिला वो को बुला के उनके थ्रू एरिया में पैसा पहुंचाने का ये षड्यंत्र। ये देखो ये महिलाएं जो बैठी हुई है दिख रही है आपको, इनके थ्रू एरिया में हर एक के पास देके बांटने का। यानी आप खुद ही देख लीजिए, 5 करोड़ का हंगामा मचा हुआ है और वो खुद मान रहे हैं कि वहां पे 19 लाख रुपया रिकवर हुआ है। तो 5 करोड़ की कहानी क्या है भाई? किसी ने कहा कि 5 करोड़ आने वाले हैं, उसी में 5 करोड़ का हल्ला मच गया है। अब 19 लाख पर भी आऊंगा, लेकिन विनोद तावड़े अलग दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह साजिश है, क्योंकि तावड़े का दावा है कि जिस इलाके में यह सब बवाल हुआ वो उस इलाके के पास से गुजर रहे थे। वहां के स्थानीय बीजेपी कैंडिडेट राजन नाइक से उन्होंने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उनको फोन किया कि भाई कैसे तैयारी चल रही है। तो तावड़े कह रहे हैं कि राजन नायक ने तावड़े से कहा कि सब लोग वसई के एक होटल में हैं, यहीं पर आ जाइए, साथ में चाय पी लेते हैं। तो बीजेपी कैंडिडेट के बुलाने पर तावड़े होटल पहुंच गए और चुनाव को लेकर जो स्वाभाविक चर्चा होती है वो चर्चा चल रही थी। तावड़े का दावा है कि वो वोटिंग के दिन बढ़ती जाने वाली सावधानियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बता रहे थे। इसी बीच में कुछ लोग वहां अचानक आ गए और तावड़े को घेर कर चिल्लाने लगे। पता चला कि ये बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं। उस पार्टी के अध्यक्ष को तावड़े ने फोन किया, कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को हंगामा करने से रोको, ये क्या चल रहा है। बाद में बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष वहां पर आए, उनसे तावड़े की बात हुई और तावड़े उन्हीं के साथ उन्हीं की कार से बाहर निकले। ये सारी घटना होटल के सीसीटीवी तक में रिकॉर्ड हुई है और इसलिए तावड़े का दावा है कि वो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीने गए थे। किसी तरह से पैसे बांटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच करा लेने का दावा कर रहे हैं कि मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, सीसीटीवी चेक करा लो। और कमरे में क्या आदमी पैसा बांटेगा। तावड़े ने और क्या क्या अपनी सफाई में कहा, एक बार वो सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंचा था। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए। विनोद तावड़े कह रहे हैं कि सब जांच करा लो भाई, सीसीटीवी चेक कर लो, सब कुछ चेक कर लो। दूसरा एक बेसिक सा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अगर विनोद तावड़े बांटने गए थे पैसा तो 19 लाख रुपया, यहां चुनावों में करोड़ों रुपए बट रहे होंगे, कितने पैसे तो पकड़े गए हम आपको आगे बताएंगे। वो 19 लाख रुपए लेके गए थे बांटने के लिए। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता पर आरोप लगते ही महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को बैठे बिठा एक मुद्दा मिल गया। इसमें सबसे ज्यादा खुश तो उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि वो अपने हेलीकॉप्टर की जांच से बहुत नाराज थे, चुनाव आयोग को घेर रहे थे, उन्हें नया मौका मिल गया। उद्धव ठाकरे ने कह दिया ये बीजेपी का नोट जिहाद है। उधर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को चैलेंज किया कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उसे साबित करके दिखा, ऐसा कोई वीडियो दिखा दें जिसमें विनोद तावड़े पैसे बांटते नजर आ रहे हो। एक बार सुनिए कैसे उद्धव और बीजेपी अब आमने सामने आ गए। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब
बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। विनोद तावड़े के केस में इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग को भी घेर लिया। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नाक के नीचे यह सब हो रहा था। उधर चुनाव आयोग की टीम उस होटल में पहुंची जहां यह सारा बवाल हुआ। चुनाव आयोग की टीम ने कुछ डायरियां, कुछ कागज और 9,53,000 रुपए कैश जब्त किए। 9,53,000। वो अभी कह रहे थे भाई साहब 19 लाख भी नहीं, 9,53,000 रुपए कैश जब्त हुआ। चुनाव आयोग के निर्देश पर 3 एफआईआर भी दर्ज हुई है। एक एफआईआर विनोद तावड़े के भी खिलाफ हुई है, लेकिन ये पैसे के मामले में नहीं हुई है। एक एफआईआर बीजेपी के एक और नेता के खिलाफ हुई है। विनोद तावड़े पर कैश कांड के आरोप में नहीं, बल्कि आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर हुई है। एक एफआईआर अवैध तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में हुई है। एक एफआईआर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी हुई है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले इतना बड़ा कांड हो जाने से हंगामा तो मचा है, लेकिन इस शोर में कई सारे सवाल दब गए। जैसे विनोद तावड़े ने अगर 5 करोड़ कैश लेकर उन पर आरोप लग रहा है कि वो होटल आए थे, तो फिर 9 लाख रुपया ही क्यों बरामद हुआ? ये 9 लाख रुपए भी किसके हैं ये तो अभी पता नहीं। तो ये 5 करोड़ का जो फिगर है वो हवा में उड़ रहा है। पैसा बरामद हुआ 9 लाख रुपया, हवा में उड़ा दिया गया है कि 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। 9 लाख रुपया में कौन सा वोट बिकता है भाई? दूसरी बात, बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं का दावा है कि उन्हें बीजेपी के ही बड़े नेता से टिप मिली थी। अगर यह बात उन्हें पहले से पता थी तो पुलिस और चुनाव आयोग को पहले से इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? तीसरी बात, इस पूरे हंगामे में विनोद तावड़े कहीं भी पैसे बांटते नजर नहीं आ रहे, जैसा कि आरोप लग रहा है। सवाल बीजेपी के नेता विनोद तावड़े से भी है कि जब उन्हें यह पता था कि वोटिंग से पहले दूसरे इलाके में जाना आचार संहिता का उल्लंघन है, तो वो वहां क्यों गए? उनको नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने भी गलती की। भाई वो कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट ने बुला लिया, लेकिन कैंडिडेट को बोलते कि मैं नहीं आऊंगा, ये नियम का उल्लंघन है। इस कैश कांड के बीच महाराष्ट्र में एक और कैश कांड से भी विवाद हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने 1,98,00,000 का कैश बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर होटल से कैश बरामद हुआ है और इस मामले की जांच अभी चल ही रही है। महाराष्ट्र कैश कांड से चुनाव आयोग इंडी गठबंधन के निशाने पर आ गया, लेकिन सच यह भी है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में 7 गुना ज्यादा कैश और अन्य सामान इस बार जब्त किया। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने इस बार 660 करोड़ रुपए की कीमत के सामान जब्त किए, जिसमें से 153 करोड़ रुपए तो कैश है। झारखंड में 198 करोड़ रुपए का सामान जब्त हुआ है, जिसमें से 14 करोड़ 84 लाख रुपए कैश था। 14 राज्यों के उपचुनाव में कुल 223 करोड़ रुपए की कीमत का सामान जब्त किया गया, जिसमें से 13 करोड़ 65 लाख रुपए कैश था। कुल मिलाकर विधानसभा और उपचुनाव में 1082 करोड़ की कीमत का सामान जब्त हुआ है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हजारों करोड़ रुपए का सामान, कई सौ करोड़ रुपए कैश जब्त हो रहा है, और वहां जब यह कहा जाए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता 9 लाख रुपया बांटने गए थे वोट खरीदने के लिए, तो यह बात कुछ हजम नहीं होती। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, उसमें स्थिति साफ हो जाएगी। एक तरफ महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के नोट के लिए हंगामा मचा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चुनाव में साधु संत भी उतरे, जिससे चुनाव का पासा पलट सकता है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, जिससे प्रभावित होकर साधु संतों ने हिंदुओं को एकजुट होकर वोट करने की अपील की। साधु संतों का कहना है कि अगर मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिम वोटर्स को इंडी गठबंधन के समर्थन में वोट करने के लिए उकसा सकते हैं, उन्हें धमका सकते हैं, पीएम मोदी का डर दिखा सकते हैं, तो हिंदू वोटर्स को भी एकजुट होकर बीजेपी का समर्थन करना चाहिए, जो सनातन की रक्षा की बात करती है। सुनिए महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले साधु संतों ने कैसे एक साथ मोर्चा खोलकर हिंदुओं से कहा है कि एकजुट होकर वोट करो बीजेपी के लिए। जिस प्रकार से इस्लामिक स्कॉलर सजाद नोमानी जी ने जिस तरह वोट जिहाद का ये एक समाचार मिल रहा है, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उसका हुक्का पानी बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। ये चुनाव
यदि इस प्रकार से वो कर रहे हैं तो मैं समस्त सनातनी व हिंदू समाज को कहूँगा, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक हो करके वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो मौलाना साहब ने वहां पे जो घोषणा किया है वो देशद्रोह में आता है और कानून की दृष्टि में भी है जो दोषी है। इस तरह का घोषणा आज तक कभी किसी ने नहीं किया है कि जो कि बांटने वाली बात कर रहा है, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। क्या आप व्यक्ति का स्वतंत्रता को आप है जो उसको छीन सकते हैं? ये वोट देना है व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। और आजकल जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें। भारत में मुस्लिम धर्म गुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यानी साधु संत खुलकर कह रहे हैं कि भाई जब एक तरफ मजमा लग रहा है तो दूसरी तरफ भी एकजुट होकर वोट कर। एक तरफ महाराष्ट्र में यह सब बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ यूपी में भी बड़ा हंगामा हो रहा है। यूपी में वैसे तो विधानसभा की 9 सीटों का उपचुनाव भरा है, लेकिन 9 सीटों की लड़ाई भी करो या मरो की बनी हुई है। अखिलेश यादव और सीएम योगी दोनों के लिए छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा चुनाव बन गया है। अखिलेश यादव इसलिए हर तरफ हाथ पैर मार भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कह दिया कि वो पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेक न करें। लेटर में समाजवादी पार्टी ने कहा कि पुलिस के पास वोटर आईडी जांच का अधिकार ना हो। वोटर आईडी जांच के लिए बुर्का नकाब हटा देती है पुलिस। बुर्का हटाने को लेकर मुस्लिम महिलाएं डरी हुई हैं। बुर्का हटाने के डर से मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं दे पाती। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराया गया। पुलिस के बुर्का नकाब उठाने के दौरान वो भयभीत हुई। बुर्का हटाने से डरी मुस्लिम महिलाएं वोट डाले बिना लौटी। बुर्के में वोटिंग के दौरान पुलिस का हस्तक्षेप न हो। यानी समाजवादी पार्टी को इस बात से दिक्कत है कि पुलिसकर्मी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर जो है उनका आईडी चेक न करें। बताइए, समाजवादी पार्टी की इस मांग पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा द्वारा बुर्का पहनाकर फर्जी वोटिंग कराने की साजिश पर सख्त कार्रवाई की जाए। निष्पक्ष चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि बुर्का पहनकर मतदान करने वाले मतदाताओं की विशेष जांच सुनिश्चित की जाए। यानी यूपी में उपचुनाव में वोटिंग से पहले बुर्के पर जंग छिड़ गई। इस पर मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि उन्हें बुर्के की चेकिंग से कोई दिक्कत नहीं, बस शर्त यह है कि महिला पुलिसकर्मी चेक करे। मुरादाबाद में तो मुस्लिम महिलाओं ने अखिलेश यादव की पार्टी पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। एक बार सुनिए मुरादाबाद में मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुर्का जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, पुरुषों का हिजाब है। अगर ऐसी कोई परेशानी है चेक करने वाली बात तो महिला कांस्टेबल चेक कर सकती है। महिला आला अधिकारी होंगी वहाँ पर, जहाँ पर पोलिंग बूथ पे वो चेक कर सकती है। ऐसी कोई परेशानी से एतराज नहीं, बुर्का चेक करें, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि बुर्का जो है जेंट्स चेक नहीं कर सकते। जो महिलाएं अधिकारियां हैं वो क्या नाम है चेक करें। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकती है। अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे इस बात को? अखिलेश यादव को वोट न मिला ये है कि हाजी रिजवान जी का यहाँ बोलबाला था और ये सबको पता था कि कुंदर की विधानसभा एक समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी से ही सीट निकलेगी। आज वो बोलबाला खत्म हो रहा है, इसलिए हर समाजवादी का नेता बोलाया हुआ है। कभी वो बुरखे पे टिप्पणी करता है, कभी वो टोपी पे टिप्पणी करता है, तो उनकी टिप्पणियां बेफालतू हैं क्योंकि पब्लिक आज की समझ गई कि हमारे हित के लिए कौन सा नेता। यहाँ पर विकास के मुद्दे पे लेके वोट दिया जा रहा है, ना कि पिछली राजनीति जो है वो फ्लॉप हो गई है। तो समाजवादी के जो नेता है वो बौखला रहे हैं, नई नई पॉइंट निकाल के ला रहे हैं टिप्पणी करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। लोग अब गुमराह नहीं होंगे, चाहे बुरखे से वोट पड़े, चाहे चेकिंग हो, किसी भी हो, ठाकुर रामवीर ही जीते। अब ये बताइए,
मुस्लिम महिलाएं खुद कह रही हैं कि अखिलेश यादव जो है वो बेकार की उनकी पार्टी जो है वो मुद्दा बना रही है। भाई हम बुर्का जो है वो हटाकर दिखा देंगे चेहरा, कोई महिला कांस्टेबल होगी दिखा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात। और वो कह रही हैं कि यहां अखिलेश यादव की पार्टी कमजोर पड़ रही है, इसलिए बुर्का विवाद जो है वो खड़ा कर रही है। मतलब बुर्का विवाद पर समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गल रही। उधर अखिलेश यादव ने एक कथित पर्ची दिखाकर नया विवाद खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने एक पर्ची की तस्वीर ट्वीट की। इस पर्ची पर लिखा था नोटिस चेतावनी, लाल कार्ड लिखा था। अखिलेश यादव का दावा है कि इस लाल कार्ड को जनता के बीच बांटकर उन्हें वोटिंग न करने के लिए धमकाया जा रहा है। पर्ची पर लिखा है कि आप मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई भी कानून न तोड़ें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह पर्ची अंबेडकर नगर जिले में बांटी जा रही है और उसमें थाना प्रभारी के भी साइन है। दावा है कि यूपी के अंबेडकर नगर में कुछ लोगों को पुलिस ने यह लाल पर्ची दी है। हालांकि इस लाल पर्ची का सच क्या है, इस पर जिला अधिकारी का कहना है कि कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास रहता है, उनके होने से मतदाता बिना डर के वोट नहीं कर पाते, उनको ऐसी चेतावनी दी जाती है। लेकिन जिन्हें पर्ची मिली है उनका कहना है कि उनके खिलाफ तो कोई आपराधिक केस नहीं है, फिर भी उन्हें वोट न देने के लिए धमकाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नियम मत तोड़िएगा वरना कार्रवाई होगी, इसमें धमकाना क्या है? इसमें धमकाना क्या है? जाइए वोट डालिए, आइए। इसमें नियम तोड़ने के लिए आपको कोई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि नियम मत तोड़ना। और कोई पर्ची दे दिया तो इसमें डर के, हर बात में डर लग जाता है, ऐसे चलेगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे बवाल मचा है और इसलिए यह चुनाव बड़ा जबरदस्त है। कल हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर शाम 5 बजे से एग्जिट पोल भी दिखाएंगे, तो वो भी देखने जरूर आइएगा। कोई नहीं कर पाया, अब उसका चैनल। प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में देश भर से करोड़ों लोग संगम नदी पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति, लेकिन इस पवित्र स्नान के लिए सबसे पहला अधिकार अखाड़ों के संतों को मिलता है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कुंभ में संतों के राजसी स्नान के बाद ही बाकी लोगों को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा विवाद यह है कि इन संतों में सबसे पहले स्नान किस अखाड़े के संत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विवाद सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। कुछ दिन पहले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन और संतों की एक मीटिंग हुई। इसमें अखाड़ों के संतों के ठहरने और पहले स्नान करने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इसी बीच संतों के दो समुदायों के बीच विवाद हो गया और मामला बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया। इसमें पहला विवाद तो संतों को ठहरने के लिए शिविर और टेंटों की जगह को लेकर था। दूसरा विवाद पहले स्नान करने को लेकर था कि पहले किस अखाड़े के संत स्नान करें। देखिए क्या हाथापाई हो गई। महाकुंभ से अखाड़ों के स्नान का विवाद बहुत पुराना है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रयागराज में संतों के दोनों समुदायों के बीच हुए विवाद की वजह से यह विवाद महानिर्वाणी अखाड़े और जूना अखाड़े के बीच चल रहा है। इन दोनों संत समुदाय के लोग टेंट लगाने के लिए ज्यादा जगह और सबसे पहले स्नान की मांग कर रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों का कहना है कि परंपरा के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ में सैकड़ों सालों से महानिर्वाणी अखाड़ा ही पहले स्नान करता है। लेकिन जूना अखाड़ा एक प्लानिंग के तहत इस परंपरा को तोड़ते हुए महाकुंभ में पहले स्नान करना चाहता है। लेकिन दूसरे पक्ष का मानना है कि ऐसी परंपरा अखाड़े ही बनाते हैं, इसलिए समय समय पर उनमें बदलाव किया जाता रहा है। इससे पहले 6 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी 13 अखाड़ों की बैठक हो चुकी है, लेकिन उस दौरान भी इस विवाद का हल नहीं निकल पाया। अब इसमें हाथापाई की नौबत आ गई। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिनमें विशेष मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करना शुभ और पुण्यदायी माना गया। इसलिए अखाड़ों के संत उस विशेष मुहूर्त में ही स्नान करने के लिए उतरना चाहते हैं। लेकिन संतों की संख्या लाखों में होने की वजह से इसमें पहले स्नान को लेकर होड़ मच जाती है। इसलिए सभी संत पहले स्नान की मांग करते हैं। महाकुंभ में संतों के स्नान को अब तक शाही स्नान कहा जाता है, लेकिन इस बार शाही स्नान का नाम बदलकर राजसी स्नान कर दिया गया। महाकुंभ में साधु संतों के स्नान का विवाद आज का नहीं है, 700 साल से चला आ रहा है। संतों से लेकर कोर्ट तक कई बार इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर चुके, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। साल 1310 में महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णवों के बीच हुए स्नान को लेकर झगड़ा शुरू, जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गया। इसके बाद साल 1760 में भी शैव सन्यासियों और वैष्णव बैरागियों के बीच विवाद हुआ। 1796 के कुंभ में भी शैव सन्यासी और निर्मल संप्रदाय आपस में भिड़े। 1801 में चित्रकूट में वैष्णव अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने कुंभ में कब कौन स्नान करेगा यह तय करने के लिए आवेदन किया।
उस समय पेशवा के न्यायालय में सुनवाई हुई। 1813 में उज्जैन के कुंभ में पहले महानिर्वाणी अखाड़े, फिर जूना अखाड़े के स्नान का क्रम तय कर दिया। इस तरह के विवादों को सुलझाने के लिए 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तक का गठन हुआ, लेकिन इसके बावजूद विवादों का सिलसिला चलता रहा। 2013 में अखाड़ा परिषद के लोग चुनाव में अनियमितता के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए, चुनाव पर स्टे लगवा दिया। 2014 में फिर चुनाव हुए तो इसके विरोध में दूसरे पक्ष के साधु संत फिर हाईकोर्ट पहुंच गए। यानी साधु संतों के इस तरह के विवाद का हल निकालना लगभग नामुमकिन सा दिखने लगा है। आगे बढ़ने से पहले आपको अखाड़ों के इतिहास के बारे में भी बताता हूं। ऐसा माना जाता है कि साधु संतों के समूह को अखाड़ा नाम सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया। कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलख शब्द से ही अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा नाम दिया। इन अखाड़ों के साधु आध्यात्मिक शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या में पारंगत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व और मुगलों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य ने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के कुछ संगठन बनाए और इन्हें अखाड़ा नाम दिया। शुरुआत में केवल 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता चला गया और आज 13 प्रमुख अखाड़े बन गए। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था तो किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की संख्या 14 हो। कुंभ में इन अखाड़ों की पहचान शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा नाद, नागा अखाड़ों के करतबों से होती है। इसके अलावा तलवार और हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करके शस्त्र शक्ति के बारे में बताया जाता है। जो साधु शस्त्र चलाना नहीं जानते उन्हें इन अखाड़ों में शस्त्र चलाने की दीक्षा दी जाती है। जिस तरह बौद्ध धर्म के भिक्षु जिस स्थान पर इकट्ठे होते हैं उसे मठ कहा जाता है, उसी तरह से अखाड़ों को साधुओं का मठ माना जाता है। आज आपको भारत के अखाड़ों के गौरवशाली परंपरा को भी समझना चाहिए। फिलहाल देश में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें 7 शैव संप्रदाय के, 3 बैरागी संप्रदाय के और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े। ये अखाड़े देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी परंपराएं और पद्धतियां बिल्कुल अलग हैं। जैसे शैव अखाड़े जो वो हैं जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के भक्त हैं और तीसरा संप्रदाय उदासीन पंथ कहलाता है। उदासीन पंथ के साधु संत पंच तत्व यानी धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। इस अखाड़े में लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी। यही वजह है कि जूना अखाड़े के संत इस बार महाकुंभ में पहले स्नान की मांग कर रहे हैं, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा मना कर रहा है और इसके लिए लड़ने तक को तैयार है। लेकिन ये लड़ाई कहां तक जाएगी, क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है और यह विवाद अभी तो खत्म होता नहीं दिख रहा। हां, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो उम्मीद कीजिए कि कुछ रास्ता निकल जाए और इस तरह के विवाद की स्थिति ही न बने।